नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है संकल्प के यूट्यूब कक्षा में। संविधान विषय की श्रृंखला जारी है और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र को। आइए इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक अर्थात भाग 2 को पढ़ते हैं, जिसमें नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हैं। आइए इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 क्या कहता है, एक एक अनुच्छेद को यहाँ देखेंगे। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान संविधान आरंभ के समय या अर्थात जिस समय संविधान लागू हो रहा है उस समय नागरिकता का आधार जो है अधिवास होगा। अधिवास का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो भारत में रह भी रहा हो और उसकी इच्छा भारत के प्रति समर्पित होने के साथ लंबे समय रहने की भी हो, इसे अधिवास कहते हैं। निवास किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति भारत में बाहर से भी आके 6 महीने 2 महीने टूरिस्ट वीजा पर रह रहा है, उसे निवास कहते हैं। तो अधिवास को आप समझ गए होंगे। इसके 3 शर्त थे। 3 शर्त इस प्रकार थे। पहले शर्त, आपका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा शर्त था आपके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा था कि संविधान लिखे जाने तक, संविधान लागू होने से पाँच वर्ष पहले से आप भारत में रह रहे हो। इसके 3 शर्तें थे, यानी आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने तक उससे पहले आप 5 वर्ष भारत में रह रहे हैं। लेकिन जब भी यहाँ भारत का बात आएगा तो ये कौन सा भारत होगा? तो वर्ष 1935 भारत शासन अधिनियम। ये उस समय की भारत, विभाजन से पहले की भारत की बात कह रहा है। तो अनुच्छेद 5 में यही है कि संविधान का आधार जो है, नागरिकता का जो आधार है, संविधान के लागू होने के साथ अधिवास पर निर्भर होगा, जिसमें 3 शर्तें होंगे। आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से आप भारत में रह रहे हैं। भारत का जब भी जिक्र इसमें आएगा तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का भारत को समझा जाए। अब आइए अनुच्छेद 6 क्या कहता है। जो लोग पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान से आने वाले हैं, इसके सदर में 6 और 7 है। तो इसको देखते हैं। इसको एक बार हटा ले। अनुच्छेद 6, यह याद ध्यान दीजिएगा, ये सारे मतलब अनुच्छेद जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये उस समय के परिप्रेक्ष्य में लिखे गए थे। तो जो मतलब अभी के वर्तमान समय में आपसे ऐसा प्रश्न कम से कम देखने को मिलता है, परंतु फिर भी आपको ये चीज़ जो है, अनुच्छेद 6 कहता है कि वे लोग जो पाकिस्तान से आ रहे हैं भारत में, तो जब भारत में आएंगे तो अविभाजित भारत का उनको क्या होना चाहिए, उनके माता पिता अविभाजित भारत के नागरिक हों, और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें परमिट लेके आना पड़ेगा।
और साथ में 6 महीने यहाँ निवास करने होंगे। यहाँ वापस न लिख के पाकिस्तान से आ रहे हैं, है ना, पाकिस्तान से आ रहे नागरिकों के लिए भारतीय वीजा कैसे मिलेगी। तो पहली शर्त थी कि अविभाजित भारत में जन्मा हो, उसे 1948 के बाद परमिट लेकर आना होगा, और साथ में तीसरा क्या करना होगा, 6 माह निवास करना होगा, और उसके बाद आवेदन भी करना होगा। फिर आवेदन की जांच होगी और फिर उसे नागरिकता दी जाएगी। आप कहेंगे पाकिस्तान से आ रहे नागरिक का क्या अर्थ है। तो जब बंटवारे के समय कुछ हिंदू वहाँ जो थे उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, तो वो भारत आने लगे और उन्हें नागरिकता देने का आधार। तो यहाँ जो है ये बहुत अन्याय हो गया था। परमिट जो लेकर दिया जा रहा था, तो महिलाओं को वहाँ रोक लिया जाता था और पुरुषों को ही परमिट दिया जाता था कि आप हिंदुस्तान जा सकते हैं। ये यूँ कहे कि अपनी धन संपदा और महिलाओं को छोड़ के इन्हें आना पड़ा। तो बड़ी दुखद घड़ी थी, ये चीज़ें हैं। आइए अनुच्छेद 7 को देखते हैं। इसको आप देख लिए, एक बार देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ आएगा अनुच्छेद 7 और इसमें लिखा जाएगा पाकिस्तान से वापस। आप कहेंगे कि इसमें क्या बदलाव आपने कर दिया, वहाँ भी पाकिस्तान से आने वाले और इसमें वापस लिखा हुआ है। तो योगेंद्र नाथ मंडल एक दलित चिंतक थे। उन्होंने दलित मुस्लिम भाईचारे के नाम पे कुछ दलित को यहाँ से ले गए थे पाकिस्तान निर्माण के समय, और दलित बंधु यहाँ से चले गए। लेकिन जब वहाँ उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, परेशानी की जाने लगी, हत्याएं की जाने लगी, तो वो वापस भारत आना चाहते थे। तो इनके लिए क्या शर्तें रखी गई, इनके लिए शर्तें रखी गई कि ये आप तो चले गए, तो जो भी 1 मार्च 1947 को भारत छोड़ दिया वो तो हमारा नागरिक रहा नहीं। तो आपके लिए एक प्रावधान है कि आप परमिट लेके आए, दूसरा है आपको 6 महीने रहना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको आवेदन देना होगा, फिर आपकी आवेदन स्वीकार होगी, तब जाके आपको यहाँ की नागरिकता दी जाए। ये चीजें फिर आगे के देखते हैं अनुच्छेद 8 को। अनुच्छेद 8 कहता है जो विदेश में रह रहे लोग हैं, भारत के कुछ ऐसे लोग थे जो बिजनेस के पर्पज से, या भारत गुलाम था तो दूसरे देश चले गए रहने, भारतीय मूल के थे, इन्हें काफी छूट दी गई। कहा गया कि ठीक है आप आइए, आपके साथ 2 ही शर्तें हैं, आप भारत के मूल होने चाहिए, भारतीय मूल के, भारतीय मूल के आपको होने चाहिए, और दूसरा क्या है कि आपको भी आवेदन करना हो।
और फिर हम चिंतन करेंगे कि आपको नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं, है ना, जो विदेश के थे उनके लिए। फिर अनुच्छेद 9, जो व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को जैसे ही अपनाता है तो उसकी क्या की जाएगी, भारत की जो नागरिकता है उसकी वो समाप्त कर दी जाएगी। यह अनुच्छेद 9 कहता है, विशेष कुछ नहीं। अनुच्छेद 10 और 11 ये क्या है, 10 कहता है कि आप अगर भारत के नागरिक हो गए, तो आप तो नागरिक हो ही गए, आपके पिताजी अगर नागरिक हो गए भारत के, तो आपकी नागरिकता बरकरार रहेगी, परंतु इसमें संसद को एक अधिकार दिया गया है। रहेगी, परंतु इसमें क्या दे दिया है, संसद विधि अधीन। आप कहेंगे इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ यह होता है कि मान लीजिए हमारे पूर्वज या किसी के पूर्वज भारत के नागरिक हैं, लेकिन उसकी संलिप्तता जैसे ही दुश्मन देश के साथ देश तोड़ने की गतिविधि में होती है, तो संसद के विधि के अधीन यानी संसद उसकी नागरिकता क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ऐसा प्रावधान किया गया, ऐसे कानून ये बनाएगी जिससे उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सॉरी, अनुच्छेद 11। और इसमें क्या है कि नागरिकता से संबंधित नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई। और संसद को तो ये पहली बार इसका प्रयोग करते हुए (1955) में क्या किया, ये पहली बार इसका प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 में सुधार किया। अब तक इसमें जो है 9 बार संशोधन किया जा चुका है। जब भी इसका संशोधन होगा तो संशोधन का नाम दिया जाता है CAA। बस 2019 में भी आप देख रहे होंगे CAA आया, इसका अर्थ होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और ये 9 बार जो संशोधन हुआ है इसी नाम से लगातार आते रहा है। तो आज की कक्षा यहीं तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमने चर्चा किया। आज की कक्षा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी त्रुटिपूर्ण चीज़ हो तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।